रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 13 जनवरी है, दिन है मंगल का और साल 2025। प्रोग्राम में हम बात करेंगे अलीमा ख़ान साहिबा तो ना पहुंची, लेकिन एक ख़त आया, दूसरा ख़त आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौन कौन निशाने पे है और किसके निशाने पे है। और आपको इंट्रो में ही बता दें कि ये निशाना एस्टेब्लिशमेंट का नहीं, ये निशाना किसी और जगह से लिया गया है। लेकिन ये निशाना क्यों लिया गया है और किस किस का निशाना लिया गया है, इन तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद दीगर जो ख़बरें हैं जो पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हैं उनकी तफसीलात भी आएंगे। और आलमी मंजरनामा, ईरान और अमेरिका जो जंग का ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है, इससे मुतल्लिक भी जो हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि मंगल का दिन, गुज़िश्ता रोज़ पीर का दिन था, अलीमा ख़ान साहिबा को समन किया गया। अलीमा ख़ान साहिबा अदालत में नहीं पहुँची। एक ख़त दिया गया, एक दरख्वास्त की गई कि अलीमा ख़ान साहिबा को पीर के दिन की हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अब पीर के दिन तो अलीमा ख़ान साहिबा नहीं पहुंची, उनकी तरफ से दरख्वास्त भी आ गई, लेकिन उस दरख्वास्त के साथ एक ख़त भी आ गया, एक लिस्ट भी आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और वो लिस्ट जमा कराई गई अडयाला जेल के इंतज़ामिया को, जिसमें यह बताया गया कि आज के दिन बैरिस्टर गौर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अली एजाज भुट्टर साहब, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, काजी अफजाल साहब और बिलाल उमर एडवोकेट, ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे। इन लोगों को खान के साथ मुलाकात के सिलसिले में फैसिलिटेट किया जाए। तो कल अलीमा ख़ान साहिबा तो नहीं पहुंची थी, जज साहब ने केस की समाअत को आज तक मुलतवी कर दिया था। तो आज मंगल का दिन है। वैसे भी अलीमा ख़ान साहिबा, खान साहब की दीगर हमशीरगान मंगल के दिन अडयाला जेल के बाहर पहुँचते हैं, वहाँ पर धरना देते हैं, वहाँ पर एहतजाज करते हैं, वहाँ पर और पोलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जज साहब ने भी आज के दिन की तारीख दे रखी है। तो आज मुलाकात से मुतल्लिक़ अडयाला जेल के बाहर जो भी हैपनिंग्स होंगी उनकी डिटेल पर नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो केस प्रोसीडिंग होगी, अलीमा ख़ान साहिबा को जो समन किया गया, और उसमें एक वार्निंग भी है प्रोसिक्यूशन की भी, अदालत की भी, कि बार बार जो गैर हाज़िरी है इस पर मुलज़मा की जो ज़मानत है उसको क्यों ना मनसूख किया जाए। तो क्या अदालती कार्रवाई होती है, इसकी तफसीलात पर भी हम आएंगे। अब ये जो मुलाकात के मामलात हैं ये तो तय नहीं पा रहे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा भी किया है कि जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला है उस पर पीटीआई के बैरिस्टर गौर साहब का स्टेटमेंट है, आमिर डोगर साहब का स्टेटमेंट है, असद कैसर साहब का स्टेटमेंट है कि हमारी जो मुलाकात हुई है अयाज सादिक साहब के साथ, इस मुलाकात में अपोजिशन लीडर की जो तैनाती का मामला है ये मामला तय पा गए हैं। बल्कि आमिर डोगर साहब ने तो ये भी कहा कि आज जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने नामज़द किया है, उनकी प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्पीकर साहब को, वो डॉक्यूमेंट्स आज उनको फराहम कर दिए जाएंगे, उनके सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए जाएंगे। अब इस सारे मामले पे जो तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि ये मामला सेटल डाउन हो गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, जुमेरात से पहले पहले ये सब कुछ करने के बाद अचकज़ई साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में पीटीआई के अपोजिशन लीडर होंगे। लेकिन स्पीकर चैम्बर की तरफ से वाज़ेह तौर पे कुछ नहीं कहा गया कि वाकई ही नोटिफिकेशन हो जाएगा, बल्कि स्पीकर साहब ने ऐवान में आके बताया कि तमाम दस्तावेज़ात मिलने के बाद जो अपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला है वो प्रोसेस जो है वो शुरू होने जा रहा है। और जितने अरकान ने सिग्नेचर के साथ महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन बनाने के लिए नामज़द किया है, वो उन्हें स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में बुला लिया है कि वो आके अपने सिग्नेचर की तस्दीक करें। अब 1 बाय 1 सबको बुलाया जाएगा, सबसे तस्दीक करवाई जाएगी और 70 अरकान के सिग्नेचर के साथ ये एप्लीकेशन पीटीआई ने जमा करवाई थी। क्या ये वेरिफिकेशन हो पाएगी? एक तो ये क्वेश्चन है। और अगर वेरिफिकेशन हो जाती है तो डेफिनेटली फिर स्पीकर साहब को जो है, अचकज़ई साहब का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन को जारी करना पड़ेगा। लेकिन आपके सामने है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है। अब उस पार्लिमानी कमेटी के इजलास का नाज़रीन जो एलामिया जारी किया गया,
जो पीटीआई का ऑफिशियल वर्जन है, पहले तो वो आपको बता दें, लेकिन उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि दरअसल पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीटीआई के अपने अरकान ने पार्टी में से किस किस को निशाने पर रखा, उन पर क्या एतराज़ात उठाए गए। तो सबसे पहले तो नाज़रीन इलामिया की बात कर लेते हैं कि इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास का इलामिया क्या जारी हुआ। इलामिया में नाज़रीन कहा गया है कि बैरिस्टर गौर साहब की सदारत में पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर अहम करारदाद मंजूर की गई कि बानी पीटीआई इमरान खान समेत तमाम जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। सियासी बुनियादों पर कायम तमाम मुकदमात फौरी तौर पर इनको ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। इमरान खान के अहले खाना और कानूनी मुलाकात की बहाली के ऊपर जोर दिया गया। सियासी मुलाकातों को इमरान खान का कानूनी हक करार दिया गया। इजलास में जमहूरी इक़्तिदार, शहरी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के कायदीन के कामयाब दौरा लाहौर को खराज तहसीन पेश किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाठीचार्ज, रुकावटों की शदीद मज़म्मत की गई और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के कराची के दौरे पर उनको मुबारकबाद पेश की गई। और भी लंबा चौड़ी यहाँ पे बातें लिखी गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन तमाम डिटेल्स को, मंदरजात को स्किप करते हुए अंदरूनी कहानी पे आता हूँ कि गौर साहब की सदारत में होने वाले इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में एक्चुअली हुआ क्या है। इलामिया कुछ और होता है, अंदर बात कुछ और होती है। एक तो नाज़रीन इलामिया में तहरीक इंसाफ के अपने अरकान ने अलीमा खान साहबा से मुतल्लिक तनकीद की, उनको निशाने पर रखा। और एतराज़ ये था, अलीमा खान साहबा डिस्कस इसलिए हुई कि भाई एक तरफ तो वो कहती हैं कि वो गैर सियासी हैं, उनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फ़ैसले हैं बतौर सियासी जमात, उन फ़ैसलों पर वो असरानंदाज भी होती हैं। तो पीटीआई के अरकान की तरफ से कहा गया कि अलीमा खान साहबा को काबिल एहतराम हैं, इमरान खान साहब की बहन हैं, लेकिन पार्टी के फ़ैसलों से उनको दूर रखा जाए। उनका पार्टी के ऊपर किसी किस्म का असर रसूख या किसी किस्म का इन्फ्लुएंस जो है अलीमा खान का नहीं होना चाहिए। और इसी इजलास में ज़रा से ये खबर भी सामने आई कि महमूद खान अचकज़ई को जो अपोजिशन लीडर नामज़द किया गया है उस पर भी एतराज़ उठाया गया है। हालांकि महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर नामज़द किया है। और आपको याद होगा कि जब अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामज़द किया गया था तो तहरीक इंसाफ की उस वक्त की पॉलिटिकल कमेटी, अब तो उस कमेटी को तहलील करके नई पॉलिटिकल कमेटी बनाई गई है, उसमें बड़ा मतलब आपस में तकरार हुई थी, बहस हुई थी। और फिर जब दोबारा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, क्योंकि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के अपने ऐसे रहनुमा थे जो अपोजिशन लीडर बनने के ख्वाहिशमंद थे, जिन्होंने अपने पार्टी के लोगों को दावतों पे बुलाना, इशाइयों पे बुलाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उम्मीदवार थे अपोजिशन लीडर के। लेकिन खान साहब ने अचकज़ई साहब का नाम दे दिया, तो अचकज़ई साहब के नाम पर भी एतराज़ हुआ कि इन्हें क्यों अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है, पार्टी में से किसी को होना चाहिए। और नाज़रीन जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, आप जानते हैं इसमें कितने अरकान ने शिरकत की? सिर्फ 25 अरकान ने। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 25 अरकान ने शिरकत की। और जो असद कैसर साहब हैं वो 1 घंटे और 35 मिनट के बाद मीटिंग में शिरकत के लिए पहुँचे। और जो अरकान नहीं पहुँचे उनकी तरफ से ज़राए से ये डिटेल सामने आई है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कुछ होता ही नहीं, ना कोई फ़ैसला होता है, बस नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन और उसके बाद कहानी ख़त्म। तो आज जो 70 बंदों के सिग्नेचर के साथ स्पीकर साहब को दरख्वास्त दी गई है, उन 70 बंदों को स्पीकर साहब ने फ़र्दन बुलाया है। तो क्या 25 अरकान तो आते हैं पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, क्या 70 अरकान वहाँ पे स्पीकर साहब के पास पहुँचेंगे अचकज़ई साहब की जो नॉमिनेशन है उसकी तस्दीक करने के लिए? तो आज या कल इस सिलसिले में बड़ी खबर हो सकती है। अगर अचकज़ई साहब बन जाते हैं तब भी बड़ी खबर है, और अगर अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने के रास्ते में कोई रुकावट होती है तो ये उससे भी बड़ी खबर होगी। अब ये फड्डा जो पीटीआई में बना हुआ है, इस फड्डे को तहरीक इंसाफ ने रिजॉल्व करना है, लेकिन पीपल्स पार्टी और हुकूमत के माबैन जो एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी, एक तनाज़ा सामने आया था कि कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ उसका बायकॉट किया बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी का इजलास भी बुला लिया था। अब मसला क्या था? पीपल्स पार्टी का एहतजाज ये था कि जो इकनॉमिक जोन से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, वो ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर जारी किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि सदर की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता, तो ये ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ? इस पर उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट करते हैं।
तो रात की डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि चूँकि हुकूमती निज़ाम में ई सिस्टम को मुतारफ़ कराया गया है, तो इंसानी गलती की वजह से ऐसा तासुर मिला कि जो इकनॉमिक ज़ोन का ऑर्डिनेंस है उसकी सदर साहब ने मंजूरी दे दी है। तो मंजूरी के बाद उसका नोटिफिकेशन जैसे वज़ारत कानून इजरा करता है, तो वो नोटिफिकेशन वज़ारत कानून ने किया, लेकिन अब चूँकि इंसानी गलती का जो है वो पता चल चुका है, तो इसलिए हम ये अपना जो ऑर्डिनेंस है इसको वापस ले रहे हैं। तो जैसे हुकूमत ने ऑर्डिनेंस वापस लिया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बाइकआउट किया था कौमी असम्बली के इजलास का, वो बाइकआउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का फैसला वापस ले लिया। आज कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ अपने पीपल्स पार्टी के लोग शरीक होंगे। अब आते हैं आलमी मंजरनामे की बात करते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो ईरान में जो एहतजाज था, अब उस एहतजाज के मुकाबले में जो ईरानी गवर्नमेंट के जो सपोर्टर हैं वो भी सड़कों पे निकले और पूरे ईरान में निकले और बड़ी तादाद में निकले और एक मैसेज दिया गया कि ईरान में रजीम चेंज कोई आसान काम नहीं है, बल्कि हमारे ऐसे सहाफ़ी जो ईरान और आलमी अमूर पे नज़र रखते हैं उनका ये दावा है कि ईरान में रजीम चेंज करना इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है इतनी आसानी के साथ कि आप ईरान में रजीम चेंज कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ये जो एक कन्फ्रंटेशन बनी हुई है या जंग की सी सूरत हाल पैदा हुई है, अब ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो जंग के लिए भी तैयार है और मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, जबकि अमेरिकन सदर ट्रंप, जिनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि फ़ौजी ऑप्शन के ऊपर भी गौर किया गया है, ईरान में मुजाहिरीन के ऊपर अगर ताकत का इस्तेमाल होता है तो फ़ौज इस सिलसिले में क्या ऑप्शन हो सकते हैं उस पर गौर कर रही है। और सदर ट्रंप ने फ़िलहाल तो अपने आप को वेनेज़ुएला का अबूरी सदर भी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ईरान से मुतल्लिक जो उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ तिजारत करेगा, उस तिजारत के एवज़ उस मुल्क की जो अमेरिका के साथ ट्रेड है उस पर उसको फिर 25% टैरिफ देना पड़ेगा, 25% टैक्स देना पड़ेगा। एक तरफ सदर ट्रंप ने ये 25% टैरिफ वाली जो कंडीशन है वो लगाई है जो ईरान के साथ तजारत करते हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी ईरान पर इजाफी पाबंदियाँ लगाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। जब आलमी सतह पर नाज़रीन अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से इस तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़, तो डेफिनेटली उसकी जो मईशत है उस मईशत पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और इस नेगेटिव इम्पैक्ट के नतीजे में अवाम जो है वो उसका असर जो है, जो कहते हैं ना कि नताइज भुगतना, अवाम पे उसका बोझ जो है वो ट्रांसफ़र होगा। लेकिन इसी दौरान आप ये देखेंगे जो कुछ रीजन में चल रहा है, जो कन्फ्रंटेशन ईरान अमेरिका की है, जो कुछ वेनेज़ुएला में चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा के साथ मुलाकात की और जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो मराकश के 3 रोज़ा दौरे पे पहुँचे हैं और इन दोनों डेवलपमेंट्स में, चाहे इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा के साथ फील्ड मार्शल की मुलाकात हो, चाहे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का मराकश का 3 दिन का दौरा हो, इसका मकसद क्या है। मराकश में तो दोनों ममालिक के माबैन दिफाई तावन की मफाहमती याददाश्त के ऊपर सिग्नेचर्स किए जाएंगे, लेकिन इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने भी इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसको भी फ़रोग़ दिया जाएगा और जो पाकिस्तान इंडोनेशिया के दिफाई ताल्लुकात हैं उसमें भी नई जहतें तलाश करने के ऊपर जो है वो इत्तफ़ाक़ किया गया है। अब ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, सफ़ारती ज़बान में मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन आसान अल्फाज में ये है कि पाकिस्तान जब माशी बहरान का शिकार हुआ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ताजरों के साथ मुलाकात कर रहे थे और वो मुआशी क्राइसिस का, मुआशी बहरान का जिक्र करते थे, तो फील्ड मार्शल साहब ने एक ही बात कही थी कि बस आप अपना काम करें और बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत ऊपर उठेगी, पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत होगा, अपने पाँव पे खड़ा होगा। तो वो जो कही गई बात थी ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, वो बातें लगता है कि पूरी हो रही हैं, उनकी पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज दिफा के मैदान में दिफाई साजो सामान जो पाकिस्तान बनाता है, चाहे वो फाइटर जेट हों, तरबीती तैयारे हों, दीगर असला हो, सामान हो दिफा का, आज पूरी दुनिया में डिमांड है। पाकिस्तान के मुआहदे हो रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, पाकिस्तान के में अपने
दुनिया के दीगर ममालिक के रहनुमा दौरे कर रहे हैं। और मकसद क्या है? अभी देखें ना, इंडोनेशिया वाला जो वज़ीर दिफ़ा का दौरा है, उससे मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि वो भी JF-17 ख़रीदना चाहते हैं, तरबीती हथियारें ख़रीदना चाहते हैं। मराकज़ के साथ भी इसी सिलसिले में 3 दिन का दौरा ख्वाजा आसिफ़ साहब वहाँ पे कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे डेफ़िनेटली जब ये एक्सपोर्ट होगी और ये मुआहदे होंगे, तो पाकिस्तान की मईशत जो है, पाकिस्तान की मईशत मज़बूत होगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।